बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने लगभग सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उन्हीं चीजों पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, और अपने आप को जांचेंगे भी कि अब तक हम लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं क्या उन पे आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को। लिखा हुआ है पहला प्रश्न दिया, निम्न अभिक्रिया से के पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला समीकरण क्या दे रखा है आपका, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक की क्रिया। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम की क्रिया। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ क्रिया। और चौथा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ क्रिया। अर्थात एक निष्कर्ष आपने ये निकाला कि इसमें एक पदार्थ तो आपको अम्ल दे रखा है और दूसरा पदार्थ बच्चा यहाँ पे धातु दे रखा है। जिंक भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु, एल्युमिनियम भी धातु, लोहा भी धातु। इसके आगे पीछे शब्द दिया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। वो लिखने का तरीका होता है, इसलिए उसने लिख रखा है। ठीक है, एक्चुअल में दानेदार जिंक जो सल्फ्यूरिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, इसलिए इसने दानेदार जिंक लिखा है। जो जिंक का बड़ा टुकड़ा होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तेजी से क्रिया नहीं करता। तो इनके लिखने का एक मतलब है, लेकिन अभिक्रिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसका शब्द समीकरण बनाते हैं। शब्द समीकरण क्या है, हमको अम्ल की क्रिया किससे करानी है, धातु से। और पिछली वीडियो में आपको बताए थे, जब हम लोग के रासायनिक गुण बता रहे थे कि जब भी अम्ल में धातु डालते हैं तो ये धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं और प्लस लवण बनता है। तो यहाँ बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इन चारों विक्रियाओं का ये शब्द समीकरण हो गया। क्या समीकरण हो गया, अम्ल प्लस धातु तो लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आइए इनका संतुलित समीकरण लिखते हैं। पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2SO4। इसे बताया जा चुका है कई सारे अम्लों के नाम और उनके अणु सूत्र, जिसको आप सब लोग याद कर लेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे हमने लिया। इसके बाद जिंक, जड़े में क्रिया करानी है, जिंक को इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा और खुद आके इससे क्रिया कर लेगा। इसको इसमें से निकाल के हटा के और अपने आके इससे क्रिया कर लेगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। संतुलित समीकरण, तो संतुलित समीकरण के लिए ये होना चाहिए बच्चों कि अभिकारक में जितने भी परमाणु है उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए। नहीं रहता है तो अपने तरफ से उसमें अणुओं की संख्या को बढ़ा के उन समीकरणों को बैलेंस कर लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4 और जिंक यहाँ पे 1 तो जिंक 1। मतलब ये समीकरण अपने आप पहले से ही बैलेंस है। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। लिखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों, HCl। और इसकी क्रिया किससे करानी है, मैग्नीशियम से। तो Mg इसमें डाल देंगे। अब मैग्नीशियम इसमें से हाइड्रोजन को हटाएगा, अपने जुड़ेगा तो सूत्र बनता है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा दूसरा समीकरण। देख लेते हैं समीकरण बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब फिर चेक करें, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1। ये समीकरण भी संतुलित हो गया आपका। नेक्स्ट लेते हैं तीसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम। तो यहाँ पे आप लेंगे H2SO4 प्लस Al, एल्युमिनियम ले लेंगे और इसकी क्रिया जब कराएंगे बच्चों तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और SO4 की वैलेंसी होती है, क्योंकि इसी जुड़ेगा, हाइड्रोजन को तो ये बाहर कर देगा। ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या होगा कि एल्युमिनियम जब SO4 से क्रिया करेगा तो SO4 की वैलेंसी होती है 2 और एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3। तो यौगिक किस प्रकार से बनेगा, Al2SO4 और ये 3 इसको देगा तो जाएगा SO4 का थ्राइस। तो समीकरण आपका बन गया H2SO4 प्लस Al बनेगा Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। अब जरा इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और यहाँ पे देखिए बच्चों सल्फर 3 है। सल्फर कितना है, 3। तो यहाँ पे 3 से आपको गुणा करना पड़ेगा।
यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और जब 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों तो आप देखिए एल्युमिनियम कितना हो गया? 3 गुना के 6, तो यहाँ पे 6Al हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए इसके बाद ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक मिनट फिर से एक बार इसको चेक करते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ठीक है। लेकिन 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है बच्चों, तो सल्फर अभी हो गया 3, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 यहाँ 12 है, ठीक है। और एल्युमिनियम आपका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम को 2 कर लेंगे, तो एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन शेष को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 3 से गुणा कर देंगे। कितना गुणा कर देंगे? 3 से। अब देखिए सल्फर 3 हो गया, और ऑक्सीजन 4 3 या 12, और ऑक्सीजन 4 3 या 12, सही है। अब इसमें हाइड्रोजन हो गया 3 गुना के 6, तो इसको भी हम लोग 6 कर लेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो गया 3 6। इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहा के साथ क्रिया करानी है, यानी HCl की क्रिया किससे करानी है बच्चों? HCl की क्रिया करानी है लोहा यानी Fe के साथ, और ये सेम यही क्रिया होगी। Fe इसके साथ आएगा तो बनाएगा FeCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और इस तरीके से समीकरण बैलेंस हो गया। तो हम लोगों ने इन चारों समीकरणों का संतुलित समीकरण लिख लिया है। इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यदि इससे कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। एक अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। लिखा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो पहले इन चीजों को समझा जाए कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि अंडे के कवच में कौन सा यौगिक होता है। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि अंडे का जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। समझ में आया? और दूसरा चीज आपको जानना होगा कि वो कौन सी गैस होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो उस गैस का नाम सब लोग याद करेंगे। अंडे के पिसे हुए चूने, अंडे का जो कवच होता है ऊपर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, इस चौक का भी यही सूत्र होता है। तो इन तीनों को आप नोट कर लेंगे। और दूसरी बात आपको नोट करनी है कि चूने के पानी को जो गैस दूधिया कर देती है वो गैस का नाम होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस का नाम क्या है? CO2। तो आप इसको अपने घर पे भी चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। चूने का पानी लेके और एक पाइप लाया, उसमें मुंह से फूंकेंगे, तो फूंकते हम जब लोग हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उससे वो चूने का पानी जो दूधिया है दूध की तरह गाढ़ा हो जाता है। तो ये दो चीज आप समझ लेंगे तो इस समीकरण को हल कर लेंगे। आइए प्रश्न पे चलते हैं। दिया है इस विलयन में क्या होगा? वो विलयन किससे क्रिया कर रहा है? अंडे के पिसे हुए कवच से, अर्थात किससे क्रिया कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और याद करिए बच्चों, जब अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़ाया था तो बताया था कि अम्ल जो है वो धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो विलयन होगा वो विलयन किससे क्रिया कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट से, और ये धात्विक कार्बोनेट है, ठीक है। और धात्विक कार्बन से कौन क्रिया करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकल रही है, पहले दे रखा है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कौन सा पदार्थ, अम्ल, क्षार या लवण, कौन सा पदार्थ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? वो होता है बच्चों अम्ल। और इस ऑप्शन पे दे रखा है, आप देखिए NaCl लवण होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। HCl अम्ल होता है, LiCl लिथियम क्लोराइड, ये भी लवण है, ये भी लवण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी वाला है बच्चों वो सही होगा। यानी वो विलयन जो पीसे हुए अंडे के चूर्ण के साथ क्रिया करके एक गैस दे रहा है, जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर दे रहा है, तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और वो विलयन एक अम्ल होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को बच्चों आप पिछली क्रियाओं के आधार पर हल कर पाएंगे। तो यदि आपने क्रियाओं को अब तक नहीं पढ़ा है
तो चैनल पे जाकर उसको आप पढ़ सकते हैं। शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक किताब में दिए उन प्रश्नों का आप हल करते रहिए।